अब हमारे पास है कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो, जब हम सरप्लस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका वो प्राइस होता है जहाँ पे आपका सप्लाई और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाती है। तो उस पॉइंट पे जिस पे वो दोनों इक्वेट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो, इससे पहले अगर हम डिमांड कर्व को देखें तो डिमांड कर्व में आप देख सकते हो, जब एक कंज्यूमर इतनी, उसकी डिमांड इतनी थी, दिस वन थी, तो उसका प्राइस कितना था, उसको इतना प्राइस पर पे करना पड़ रहा था। जब उसने अपनी विलिंगनेस को बढ़ाया, अपनी डिमांड को बढ़ाया, तो उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन्स जैसे जैसे वो अपनी डिमांड को बढ़ाता जाएगा, वो ज़्यादा विलिंग होगा पे करने के लिए, वो एक लोअर प्राइस से बेनिफिट पा सकता है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस को एंजॉय कर सकता है। इवन मतलब जैसे जैसे ये घटता जाए, मतलब उसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो उसका जो प्राइस है वैसे वैसे ही कम होता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इक्विलिब्रियम प्राइस अटेन कर लेगा और वो इक्विलिब्रियम प्राइस को अचीव करेगा। तो जितना उसको बेनिफिट मिला डिमांड को बढ़ाने से, वो उसका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे ही प्रोड्यूसर का केस देखें तो प्रोड्यूसर अगर इतनी सप्लाई कर रहा है तो उसको इतना प्राइस वो रख सकता है, ठीक है। जैसे जैसे वो सप्लाई बढ़ाएगा अपने आउटपुट की, वैसे वैसे ही उसका जो प्राइस है बढ़ता जाएगा और वो उस प्राइस के बढ़ने से बेनिफिट हो ले सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसने सप्लाई बढ़ाई और उसका जो भी मतलब सप्लाई कर्व है वो डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट करेगा और वो इक्विलिब्रियम प्राइस को अचीव कर पाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस को एंजॉय कर पाएगा। तो जितना उसने सप्लाई बढ़ाई, उससे देखो उसका बेनिफिट था वो बढ़ गया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता गया, प्राइस इंक्रीज होएगा मीन्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, इनकम ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस केस में प्रोड्यूसर ये जो भी मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस से जब उसने सप्लाई बढ़ाई, इतनी सप्लाई बढ़ा दी, यहाँ से इस पॉइंट पे गया, तो उसकी सप्लाई बढ़ी, प्राइस भी बढ़ा और इक्विलिब्रियम प्राइस पे वो पहुंच गया और जो भी उसको बेनिफिट मिला वो हमारा इस ग्राफ, ये शेडेड रीजन है, इससे दिख रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमें करना क्या है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल के दिखाना है। और इसके लिए हमें फॉर्मूलाज गिवन है कि अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, CS से डिनोट करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस को PS से। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो हमें कंसीडर करके चलने हैं, डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन। दोनों ही PX की फॉर्म में गिवन होते हैं। तो हमारे पास चॉइस है कि हम कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं या प्राइस की रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। अगर हम क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा, जो भी हमें डिमांड फंक्शन गिवन है माइनस जो हमारा x0 इंटू P0 है, मीन्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई जो प्राइस है, जो पर्टिकुलर प्राइस है, ठीक है वो। अगर हमें प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो सिंपल हमारा जो डिमांड फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू P, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस में देखें, अगर हमें जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो क्वांटिटी के हिसाब से निकालना है, तो ये फॉर्मूला रहेगा x0 इंटू P0, इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे और माइनस करेंगे हम सप्लाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, उसका इंटीग्रेशन करके इसमें से माइनस करेंगे। अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू प्राइस प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो सिंपल जो भी आपके प्राइस है वो दोनों निकालो, जो आपकी लोअर और अपर प्राइस है वो निकालो, इस केस में भी ऐसे ही करना था। और सप्लाई फंक्शन है जो आपका विद रिस्पेक्ट टू P, उसको इंटीग्रेट करो। देन अगर आपको प्योर कंपटीशन गिवन होगा, देखो यहाँ पे जो भी हमें ये 0 x0 0, तो चलो ऐसे ही लेंगे, x0 जो हमें निकालना है, या फिर ये P0 P1 P0 P2 की बात करें, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हमें x0 गिवन होगा, वहाँ से हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके प्राइस निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, हमें बता रखा होगा कि आपके पास फॉर्म्स ऑफ मार्केट कौन सी है। अगर प्योर कंपटीशन है तो डिमांड और सप्लाई फंक्शन को इक्वेट करेंगे और वहाँ से x0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन जो वैल्यू होगी उसको किसी भी डिमांड या सप्लाई फंक्शन में डाल के P0 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको मोनोपोली फॉर्म गिवन होगी तो आपको क्या करना है, x0 क्वांटिटी कैसे निकालनी है, MR/MC को इक्वेट करके आपको मैक्सिमम प्रॉफिट का केस लगा के वहाँ से x0 आपको फाइंड आउट करना है। देन किसी भी डिमांड या सप्लाई फंक्शन में पुट करके आपको P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P2 जो भी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो हमें कहा है एक डिमांड इक्वेशन हमें गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है, तो आपको कहा है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन मार्केट प्राइस इज P इक्वल्स टू 1। जब प्राइस हमारा P इक्वल्स टू 1 होगा तो आप क्या करो, कंज्यूमर सरप्लस निकाल के दिखाओ। ओके, डिमांड फंक्शन हमारे पास ये है, प्राइस हमें ये है, इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x हमारा क्या आएगा, अगर हम पुट करें हमारे पास ये टर्म आएगी दिस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 1/10, ये 10 इधर चला जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सिंपली हम इसको ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे, दोनों जगह लोग लगाएंगे, तो लोग ई की वैल्यू पुट करो और आपके पास x कितना आएगा 2.30। देन सिंपल जो भी विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालेंगे, अगर हमें कुछ नहीं गिवन, अगर हमें स्पेशली कहा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस निकालेंगे, वरना हमें जो भी कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है वो हम विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ही निकालेंगे, x ही निकालेंगे। देन कंज्यूमर सरप्लस के लिए फॉर्मूला यूज़ करो, आपका जो फंक्शन है और आपकी लिमिट्स क्या है, 0 एंड 2.30, मैक्सिमम लिमिट ये है। फिर माइनस करते हैं हम x0 इंटू P0, x0 आपका प्राइस आपका कितना है 1 और x0 आपका कितना है 2.30 इंटू 1 आपका हो जाएगा ये। देन सिंप्लीफाई करो, ये हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना आएगा 6.70।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें कहा है कि फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन फॉर डिमांड फंक्शन दिस एंड सप्लाई फंक्शन दिस वेयर प्राइस एंड क्वांटिटी इज पी एंड एक्स। तो प्योर कंपटीशन देखो यहाँ पे हमें ना ही एक्स की वैल्यू गिवन ना ही प्राइस की वैल्यू गिवन, पी की वैल्यू गिवन, तो हम यहाँ लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ गिवन है वो है प्योर कंपटीशन। तो जब भी प्योर कंपटीशन होता है हम डिमांड और सप्लाई फंक्शन को इक्वेट करते हैं और एक्स और पी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स हमारे पास आएगा 1 एंड x इक्वल्स टू -9। तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो x इक्वल्स टू अगर हम 1 लेके चले तो हमारे पास प्राइस कितना आएगा 2, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास क्या हो गए 1 एंड 2। तो कंज्यूमर सरप्लस अगर हमें निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस के लिए कंज्यूमर सरप्लस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन और ये x इंटू पी होता है। तो p हम x हमारा है 1 और p है हमारा 2 और इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें, सिंप्लीफाई के लिए आप देख सकते हो ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब 1/x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, लो x - 1 और नीचे x का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा, वैल्यूज़ ये पुट करें तो हमारे पास ये टर्म आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस लगाते हैं उसके लिए अगेन वही फॉर्मूला x इंटू पी हमने किया, देन जो सप्लाई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स पुट करो, आपके पास रिजल्टेंट आएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें कहा है कि एक मोनोपोलिस्टिक डिमांड फंक्शन है, दिस वन मोनोपोलिस्टिक फॉर्म है, मार्केट की जो फॉर्म है वो मोनोपोली है। डिमांड फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है और प्राइस पी पर यूनिट है, एक्स हमारा क्वांटिटी है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमारे पास ये है। तो आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है एट द प्राइस विच मोनोपोलिस्ट विल फिक्स लाइक टू फिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ये डिमांड फंक्शन गिवन है, ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है। अगर इस फंक्शन से हम पी की फॉर्म में इसको लेके जाएं, एक्स की फॉर्म में इसको लिखे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, एवरेज कॉस्ट से हम टोटल कॉस्ट पे आती हैं दिस वन। अब मोनोपोलिस्ट फर्म के अंदर हम जो भी सरप्लस वगैरह निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जब हमें एक्स और पी की वैल्यू नहीं गिवन तो हम वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को शो करते हैं, एमआर और एमसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम टीआर निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू क्या होता है पी एक्स, तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो एसी से निकल जाएगा, देन यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू हमारा निकल जाएगा इसका डेरिवेटिव करके, यहाँ से हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी अगर हम डेरिवेटिव कर देते हैं इसका पीसी का। देन अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम शो करना है तो एमआर हमारा एमसी के इक्वल होना चाहिए, और हाँ यहाँ पे हमारा एमआर एमसी के इक्वल होगा तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 24। देन सेकंड काम हमारा क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो हमने एमआर एमसी का डेरिवेटिव निकाला -2 एंड -3। प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए तो उस केस में जो हमारा एमआर है वो छोटा होना चाहिए एमसी से के डेरिवेटिव से। तो सही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा जब हमारा एक्स क्या होगा 24। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपल है, फॉर्मूला पुट करो कंज्यूमर सरप्लस का। आपके पास एक लिमिट होगी 0, एक लिमिट है 24, फॉर्मूला पुट करो और प्राइस आप निकाल सकते हो। एक्स को अगर डिमांड फंक्शन में पुट करोगे प्राइस आपके पास 62 आ जाएगा, देन सोल्व करो और आपका कंज्यूमर सरप्लस आएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और इसी का। हमारे पास एक डिमांड और सप्लाई फंक्शन गिवन है दिस फॉर्म में, आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम प्राइस पे। इक्विलिब्रियम प्राइस मींस डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, और यहाँ पे हमें एक्सपी की वैल्यू नहीं गिवन, इट मींस हमें यहाँ से निकालनी है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई से निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास ये आएगा, देन लोग लोगे तो इस तरीके से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी log 4। देन प्राइस की वैल्यू निकाल दो, किसी भी डिमांड या सप्लाई फंक्शन में पुट करके आप प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हो। प्राइस आपका कितना आया 6। देन कंज्यूमर सरप्लस के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक्स की एक वैल्यू 0 है और अपर लिमिट हमारे पास है log 4। तो सिंपली पुट करो, रिजल्टेंट आपके पास ये आएगा। ऐसे प्रोड्यूसर सरप्लस अगर आपको निकालना है तो वही फॉर्मूला जो आपके पास रहता है उसमें वैल्यूज़ पुट करो, और यहाँ पे एक्स की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट log 4 है। तो इस तरीके से देन हमारे पास है रेट ऑफ सेल्स, कि अगर आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे सेल्स रेट गिवन है कि डिफरेंट टाइम पे आपकी सेल का रेट क्या है, कितनी तेज़ी से आप सेल को कर रहे हो, सेल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ से अगर वो गिवन आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ से आप टोटल सेल निकाल सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास यही रहता है कि जो भी हमें फंक्शन सेल फंक्शन गिवन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स हमें गिवन होगी वो पुट करके हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें कहा है कि आपको एनुअल जो यूज़ दिया है नेचुरल गैस का वो है 50 ट्रिलियन और जो रेट है वो है 3%, जो कंजम्पशन रेट है वो 3% है एंड कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली कंपाउंड किया जा रहा है। कितना टाइम लगेगा सारी अवेलेबल गैस को यूज़ करने के लिए, अगर हमारे पास जो सम है वो है 2200 ट्रिलियन क्यूबिक। तो देखो आप अगर कुछ याद आए आपको, ये आपका एन्युटी वाला ही काम है कि आपको मतलब वहाँ पे हम पेमेंट करते थे लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट है उसको यहाँ पे चेंज किया है यूज़ से, यहाँ पे कंजम्पशन की जा रही है, ठीक है। और टोटल सम आपको गिवन है 2200। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें एन्युटी में हमारे पास कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, S = 0 NRERT यही होता था। तो यहाँ पे भी वही केस है, S आपका कितना गिवन है 2200, ठीक है। और R अगर हम देखें, R हमें कंजम्पशन कितनी गिवन है 50, वहाँ पे वो पेमेंट होती थी, ठीक है। यहाँ पे हम कंजम्पशन को देख रहे हैं 50 आएगा। E देन R आपको गिवन है 0.03 × T,
ये रहेगा यहाँ से। और देखो n की बात करें, जीरो आपको जीरो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, n की बात करें n आपको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के अंदर हम अवेलेबल गैस को यूज़ कर लेंगे। तो n को हम यहाँ x कंसीडर करेंगे और इसको सोल्व करें तो हमारे पास ये आएगा। देन इसको 2200 से इक्वेट करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे, इसको इक्वेट करते हो तो ये उधर चला जाएगा, आपके पास ये बचेगा, लोग लो दोनों साइड, इधर लोग लिया इधर भी लिया, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सिंप्लीफाई करेंगे तो x आपके पास कितना आएगा 28, ठीक है। लोग ए की वैल्यू यहाँ पे डाली और ये x एज इट इज़, और ये लोग 2.32 की वैल्यू, ये इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास काट पीटने के बाद बचेगा x इक्वल्स टू 28, मीन्स 28 ईयर्स के अंदर हम अवेलेबल गैस को यूज़ कर लेंगे सारा। देन हमें फाइंड आउट करना था टोटल कंजप्शन हमारी कितनी होएगी फर्स्ट 10 ईयर्स में। फर्स्ट 10 ईयर्स की बात करें तो इट मीन्स यहाँ पे हम x को क्या कंसीडर करेंगे 10 ईयर्स, तो 0 to 10 ईयर्स के लिए वही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स हमारी 0 to 10 रहेगी। तो फाइंड आउट कर सकते हो आप, आपके पास टोटल कंजप्शन आएगी 583.167 ट्रिलियन। देखिए तो यहाँ पे हमें कहा है कि एक फर्म है 5000 आइटम्स पर डे मैन्युफैक्चर कर रही है, रेट ऑफ चेंज है जो प्रोडक्शन में विद रिस्पेक्ट टू वर्कर्स, वो हमें ये गिवन है। अगर वो फर्म 16 वर्कर्स को ज़्यादा इंप्लॉय करती है तो न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। पहले हम टोटल प्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर लेवल पे तो निकाल ले, फिर न्यू की बात करेंगे। तो उस पर अगर हम निकाले प्रोडक्शन, ये आपको एमपी गिवन है, तो एमपी से हम पी पे कैसे जाते हैं, वही कि जो भी एमपी है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स उसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें यहाँ पे तो हमारे पास इंटीग्रेशन ये होगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हम 0 वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं। अगर हम 0 वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे तो हमारे पास टोटल जो हम पर डे 0 वर्कर्स को एम्प्लॉय करें और पर डे हमारा आइटम्स कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है 5000, तो P को 5000 और X को अगर हम 0 कंसीडर करें तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5000, इक्वेशन में डाल सकते हो आप। देन हमें कहा है कि अगर आप 16 मोर वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रोडक्शन ये थी, अगर हम 16 वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं तो आपके पास टोटल आइटम्स कितनी मैन्युफैक्चर होंगी, तो x की जगह 16 डालो और आइटम्स आप चेक कर सकते हो, आपके पास आएगा 6344। अब हमारे पास है लर्निंग कर्व। देखो लर्निंग कर्व की बात करें तो ये मेनली जो हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ है उनसे रिलेटेड है, लाइक टेलीविज़न असेंबलिंग इंडस्ट्री है, कार असेंबलिंग, वॉशिंग मशीन असेंबलिंग। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है कि लेबर टाइम रिक्वायरमेंट्स कितनी है उन इंडस्ट्रीज़ में। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं तो वहाँ पे लेबर टाइम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए उनको डिफरेंट प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए, तो वहाँ पे हम लर्निंग कर्व के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो देखो वहाँ पे लर्निंग कर्व के अंदर एक बेसिक अजम्पशन है, वही इसके मीनिंग को भी क्लियर करती है। वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास अजम्पशन है कि जो वर्कर है वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है। जैसे एक स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की बात करें कि स्टूडेंट जितने प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बनेगा, उतना ज़्यादा ही परफेक्ट बनेगा उस सब्जेक्ट के अंदर। ऐसे ही वर्कर भी जितनी बार एक ऑपरेशन को रिपीट करेगा उतना ही वो एफिशिएंट होगा उस जॉब को करने में, और उतनी ही हमें रिक्वायरमेंट वहाँ पे उतना ही उसको कम टाइम लगेगा, वेस्टेज खत्म हो जाएगी, उतना ही वहाँ पे लेबर इनपुट हमें जो चाहिए पर यूनिट बनाने के लिए वो डिक्लाइन होता जाएगा, कॉस्ट कम होती जाएगी। तो लर्निंग कर्व यूज़ किया जाता है इस प्रॉब्लम जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम फेस करती है लेबर टाइम रिक्वायरमेंट की, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। जनरल फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म में होती है, जो फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है हमारा। और यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ आवर्स हमें कितने चाहिए डायरेक्ट लेबर के रिक्वायर्ड है x यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में। हम यहाँ x ले रहे हैं तो x यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में हमें कितने घंटे चाहिए लेबर के, ठीक है, डायरेक्ट लेबर के। और अगर हम बात करें कि निकालते कैसे हैं, तो देखो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम यहाँ नंबर ऑफ आवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हमें यहाँ पे लिमिट्स गिवन होती है और ये हायर लिमिट ये लोअर लिमिट फंक्शन है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है और वो फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन होगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसका डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन चेक करते हैं इसके, ज़्यादा क्लियर होगा फिर हमें ये। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि एक एलजी कंपनी है एयर कंडीशनर्स मैन्युफैक्चर कर रही है असेंबली लाइन पे। From the experience, it was determined that the first air conditioners required 1272 labor hours. कितने hours चाहिए 1272. For each subsequent air conditioner 1 unit बनाने के लिए 100 एयर कंडीशनर को हम 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, तो लेस जितने ज़्यादा हम बनाते जाएंगे उतने ही कम टाइम हमें लगेगा बनाने में। और हमारे पास जो लर्निंग कर्व है वो गिवन है, फंक्शन गिवन है लर्निंग कर्व का। और आपको कहा है कि एस्टिमेट कीजिए कि कितने हमें टोटल आवर्स चाहिए अगर हम 50 एडिशनल यूनिट्स बनाना चाहते हैं। अब हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, और फिर अगर हम 50 एडिशनल, अब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 30 यूनिट्स। हाँ ये चीज़ मतलब जो ये कंडीशन है ये उन्होंने डिटरमाइन की है, मतलब पता लगाया है कि एक यूनिट बनाने में उनको इतना लग रहा है, और जैसे जैसे वो यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं तो उनका जो टाइम है वो कम लग रहा है, और टोटल 30 यूनिट्स बनाने के बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। देन हमें अगर 50 एडिशनल यूनिट्स बनाने हैं, मतलब कि 30 यूनिट्स हमने बना लिए प्लस 50 मोर यूनिट्स अगर हमें बनाने हैं तो कितना हमें टोटल टाइम लगेगा, तो वो लेबर आवर्स हमें निकालना है। तो देखो
एन हमें फाइंड आउट करना है, आवर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, फंक्शन, और यहाँ पे लिमिट की बात करें, टोटल लिमिट्स हमारे पास कितनी होगी 80, 30 हम बना चुके हैं, तो मिनिमम हम 30 रखते हैं क्योंकि हमें 50 यूनिट्स के लिए देखना है कितना टाइम लगेगा। और फंक्शन हमें ये गिवन है, फंक्शन गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स पुट करो, तो आपके पास कितना आएगा 23625.28 आवर्स हमें चाहिए एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स बनाने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें तो हमें कहा है कि 35 यूनिट्स एक प्रोडक्ट की बनाने के बाद प्रोडक्शन मैनेजर ने डिटरमाइन किया कि जो उनका लर्निंग कर्व है वो इस फॉर्म में गिवन है, और आप बताओ कि अगर वो 25 यूनिट्स एडिशनल 25 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितने घंटे उनको लगेंगे। तो वही काम करना है, कितने यूनिट्स के बाद उनको रियलाइज़ किया 35, इट मीन्स ए हमारा 35 होगा, बी हमारा क्या होगा 35 + 25 60 होगा, और हम 25 यूनिट्स के लिए पता करेंगे, ठीक है। तो अपर बी हमारा 60 और ए हमारा 35, लर्निंग कर्व हमारा ये गिवन है, इंटीग्रेशन करो, इसका लिमिट्स पुट करो, आपका रिजल्टेंट आएगा 75,000।